नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। एक दिन मैंने जीएस 1 का पूरा सिलेबस डिस्कस करके आपको समझा दिया था। कुछ टॉपिक भी बता दिए थे जीएस 1 के, जिसके कारण से ये हुआ कि आपको जीएस 1 तैयार करने में काफ़ी मदद मिला होगा। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए थे। आज जीएस 2 की हम लोग बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे। थोड़ा सा सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश करूँगा मैं, और आपको समझाऊंगा कि जीएस 2 का किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है और सिलेबस में क्या लिखा हुआ है और किस प्रकार से उसको अप्रोच करना है, सोर्स क्या होना चाहिए पढ़ने का। जीएस 2 में किस चीज़ की बात करेंगे? दरअसल में जीएस 2 का सिलेबस बहुत बड़ा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेक्शन हैं। तो उससे पॉलिटी के सेक्शन की आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो एक वीडियो में वो समेट पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को अलग से मैं बना दूंगा। आज मैं पॉलिटी के सेक्शन को आपको बताऊंगा, ओके। और अगर आप 69 या 70 दोनों में से किसी भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये चीज़ आपको मदद करेगा। एक चीज़ मैं उससे पहले छोटा सा बता देता हूँ, अपना एक छोटा सा प्रचार। एक होता है अपना पेड ग्रुप, एक चलता है आंसर राइटिंग को लेकर, और उसमें मैं पीडीएफ वगैरह भी देता हूँ। जो मैं रोज़ न्यूज़पेपर डिस्कशन करता हूँ उसका पीडीएफ भी उसमें दे देता हूँ। न्यूज़पेपर का नहीं, उसका एनालिसिस का देता हूँ, ओके। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 200 पर मंथ है और आपका 1050 6 महीने का है। तो उसके बाद दिवाली के बाद तो नहीं हो पाएगा 1050 में, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो मुझे उसको बंद न करना पड़ जाए। तो इसलिए अगर आपको ज्वाइन करना हो तो जल्दी ही कीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले आपको जीएस 2 का सिलेबस देखना पड़ेगा कि पॉलिटी में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद से सवालों को, पैटर्न को समझेंगे, क्योंकि 68 बीपीएससी से पहले के सवाल और 68 बीपीएससी के बाद के सवाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पैटर्न भी चेंज हो गया है थोड़ा सा, तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। सिलेबस में दरअसल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो कुछ भी नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ भारतीय राज व्यवस्था, यानी कि इंडियन गवर्नेंस लिखा हुआ है। गवर्नेंस है, पॉलिटी नहीं पूछा जाता, आपसे गवर्नेंस पूछा जाता है। पॉलिटी और गवर्नेंस से फ़र्क होता है। पॉलिटी जो है पॉलिटिकल साइंस, वो सिद्धांत होते हैं, उसमें प्रिंसिपल होते हैं, और उसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है? तो गवर्नेंस में उसका एक एप्लीकेशन होता है। राज व्यवस्था में पॉलिटिकल साइंस का एप्लीकेशन होता है, उपयोग किया जाता है। कहाँ पर? तो गवर्नेंस में। तो यहाँ पर गवर्नेंस लिखा हुआ आपके भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। देखिए दोनों चीज़ लिखा हुआ है। तो आज हम लोग किसकी बात करेंगे? केवल और केवल भारतीय राज व्यवस्था की बात करेंगे और डिटेल में इसको समझेंगे। क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा अगर डिटेल में देखेंगे, यहाँ पर सिलेबस को थोड़ा डिटेल किया इन्होंने। भारतीय राज व्यवस्था संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की, नोट डाउन कीजिएगा, बिहार स्पेशल, और यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि बिहार स्पेशल में जो राजनीतिक व्यवस्था होगा, बिहार सरकार का जो प्रतिरूप होगा, जो सरकार का रूप होगा, उससे संबंधित सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत तथा बिहार के भूगोल संबंधित खंड में भारत की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक व सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का हो गया। भारत के विकास से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व, प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवारी की जानकारी की परीक्षा करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सबसे आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा। तीनों ही में आपके प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा कि किस प्रकार से चीज़ें घटित हो रही है, ना कि सिद्धांत बल्कि उसका एप्लीकेशन पर आपसे जोर दियाकर पूछा जाएगा। मैं टॉपिक की तरफ भी ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले पैटर्न को जरा सा समझिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में 68 बीपीएससी के बाद से पैटर्न चेंज हुआ है। अगर आपने क्वेश्चन देखा भी होगा तो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि जब मैं आपको टॉपिक बताऊँ तो आपको ये रियलाइज़ हो कि हाँ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ और किस दिशा में आपको पढ़ना चाहिए। सोर्स बहुत ही लिमिटेड मैं बताऊंगा, चिंता मत कीजिएगा, बहुत ही लिमिटेड। जो मैं पहले से बता आ रहा हूँ वही सोर्स बताऊंगा मैं, उसके बाहर नहीं जाना है। सोर्स कम रखना है, उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करना है, ठीक ना। दिखाता हूँ मैं, देखिए क्या है कि भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कीजिए, ये एक सवाल पूछा था। अगला है भारत में क्षेत्रीय राजनीति, रीजनल पॉलिटिक्स जो है उसके बारे में पूछा गया है और अपनी भूमिका निभाता है। देखिए एक चीज़ मैं समझाता हूँ यहाँ पर, जब भी इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं पॉलिटिकल वाले मुद्दे, रीजनल पॉलिटिक्स या कास्ट पॉलिटिक्स से संबंधित, इसमें बचा कीजिए किस चीज़ को लेकर, तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के नाम को लिखने से बचना चाहिए कि ये पार्टी कास्ट की पॉलिटिक्स करती है। हाँ, क्षेत्रीय दल में अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है तो ज़रूर लिखिएगा, लेकिन आलोचना करते समय, चूँकि यहाँ पर बोला गया है कि व्याख्या कीजिए, तो उसके विपक्ष में पॉइंट लिखते समय, पक्ष और विपक्ष में जब आप पॉइंट लिखेंगे तो किसी भी राजनीतिक दल को टारगेट करके कोई भी पॉइंट मत लिखिएगा। पॉलिटी में आंसर लिखने में सबसे बड़ी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है मैच्योरिटी और समझ।
क्योंकि आता हुआ सवाल भी आप वहाँ पर कचरा करके आ जाएंगे, ऐसी चीज़ें लिखेंगे तो आपका आंसर काट दिया जाएगा, 0 नंबर देगा आपको। आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपके लिए सारे पॉलिटिकल पार्टियां सेम होनी चाहिए। कोई भी भारतीय पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी राजनीति करती है, उसके राजनीति रीजनल हो सकता है, नेशनल लेवल का हो सकता है, लेकिन खराब नहीं हो सकता है, ठीक ना। अगर भारत सरकार को स्वीकृति देती है, चुनाव आयोग ने उसको स्वीकृति दिया है, यानी कि किसी की तो आवाज़ उठा ही रही होगी वो, ठीक ना। तो किसी भी पार्टी पर आरोप लगाने की बात नहीं करनी। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैच्योरिटी, ये समझ चाहिए होता है आंसर राइटिंग करने के दौरान। ओके, अगला है आपका, भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश जो दिए गए हैं, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, यानी कि किसकी बात कर रहा है, ये डायरेक्टली आपको नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली क्या है, डीपीएसपी के बारे में ही पूछा गया है आपसे। सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की बात कौन करता है, तो डीपीएसपी करता है, चार्टर के रूप में है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अगला आपसे क्या पूछा गया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पूर्णावलोकन के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। न्यायिक पूर्णावलोकन के क्षेत्राधिकार किसका, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पूछा गया है, क्योंकि पूरे साल पिछले साल चर्चा में था, इसलिए आपसे पूछा गया। बेहद आसान सवाल, और एज यूजुअल जो पूछा जाता पैटर्न के हिसाब से ही आपसे पूछा गया है। अगला क्या है, बिहार ने पिछले दशक में अपने राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है, उदाहरण सहित दीजिए। व्याख्या करना है आपको कि बिहार ने अपने पॉलिटिकल कल्चर में क्या क्या सुधार देखे हैं पिछले दशक में, उसके बारे में आपको बताना था यहाँ पर। अगर आपको कुछ सुधार दिखता है, ये विशुद्ध रूप से एनालिटिकल सवाल है, इसमें कहीं से भी आप पढ़कर नहीं जा सकते हैं। पढ़कर मतलब कहीं भी आपने इसको पढ़ा नहीं होगा, वहाँ पर बैठ के आपको सोच समझकर पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा कि किस प्रकार से बिहार की जो राजनीति थी वो कास्ट से कहाँ पर शिफ्ट हुई है, तो डेवलपमेंट के मुद्दों पर शिफ्ट हुई है, महिलाओं के मुद्दों पर शिफ्ट हुई है, स्कूल के मुद्दों पर शिफ्ट हुई है, एजुकेशन के मुद्दों पर शिफ्ट हुई है, जाति आधारित सोशल जस्टिस की हम लोग बात करने लग गए हैं, न कि जाति आधारित पॉलिटिक्स की बात करते हैं हम लोग। तो ये कहाँ से सुधार देखा गया है, तो ये एनालिटिकल होता है, जो आपको खुद से वहाँ पर सोचकर लिखना होता है। ओके, यानी कि वहाँ पर आपको ये सोचकर बताना पड़ेगा कि भाई पिछले दशक में कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो बाद में सुधार करके आया है। जैसे पहले अगर बात करेंगे, अगर पिछले दशक में देखा होगा आपने तो कास्ट आधारित चीज़ें ज़्यादा थी, और इस दशक में देखा होगा तो महिलाओं को एजुकेशन में देना प्राथमिकता, बीए एमए करने पर पैसे देना, स्कूल जाने के लिए साइकिल देना, ड्रेस देना, स्कूल में बच्चों को फूड मुहैया करवाना। उसके बाद से क्या हो जाएगा कि एजुकेशन की चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देना। उसके बाद से क्या हो जाएगा, तो जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, तरह तरह की चीज़ें, मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग में, उसकी बातें हो जाएंगी। स्कूल कॉलेजों को सुधारने की बात कर रही है बिहार सरकार, और क्या कर रही है, निवेश लाने के लिए कोशिश कर रही है कि बिहार में उद्योग धंधे लगाए जाएँ। तो ये क्या है, तो ये पॉलिटिक्स में आपको बदलाव दिखता है। क्या था, कास्ट से हम किस पर आ रहे हैं, अब हमारे सोशल जस्टिस की तरफ में, डेवलपमेंट के मुद्दों पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो यही आपको इसे बताना चाहिए। कहीं भी पढ़ नहीं सकते हैं आप, समझिएगा इस चीज़ को, ये कहीं भी पढ़ा नहीं जा सकता, किसी किताब में ये टॉपिक आपको नहीं दिखता है। अगला जो सवाल है उसको ज़रा सा देख लेते, उसके बाद हम लोग टॉपिक की तरफ में बढ़ जाएंगे डिस्कशन से, जिससे आपको ये समझ में आए कि भाई पूछता क्या है। क्षेत्रीय परिषद जो रीजनल काउंसिल होते हैं उनके बारे में पूछा गया है। देश में राष्ट्रीय हित के सर्वोपरिता प्रतिस्थापित है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति, कार्यशैली का उपयुक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक दृष्टि से क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है, यानी कि आलोचनात्मक दृष्टि से उसकी आलोचना करते हुए आपको उसके पक्ष में पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये 38 नंबर का सवाल है। अगला क्या है कि जाति भारतीय राजनीति में भूमिका निभाती है, दशकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है। आप पिछले कई दशकों से इसकी बदलती भूमिका को कैसे देखते हैं, क्या विकास के तर्क जाति के चरित्र को कमजोर करता है, अपने कारण दीजिए। आपसे ये सवाल पूछा गया था। उसके बाद देखिए किससे पूछा गया है, दशकों से चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में इसकी भूमिका, भारतीय चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बिहार में सेशन पूर्व और सेशन युग के बाद चुनाव के संचालन के संदर्भ में अपने उत्तर के कारण दीजिए। और ये क्या बोला इन्होंने, जो टीएन सेशन थे उनसे पूर्व और उनसे बाद की जो कार्यप्रणाली में चेंज हुआ है चुनाव आयोग का, उसके बारे में आपको बताना था यहाँ पर। ओके, और क्या पूछा है कि यह लोकतंत्र को मजबूत करने में कैसे योगदान देता है। पिछले साल के करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा चर्चा में था, इसलिए सवाल पूछा गया है। अगला सवाल कौन सा है, तो राज्यसभा की संरचना और शक्तियों का विवेचना करना है। राज्यसभा की संरचना क्या है और शक्ति क्या है, इसके बारे में बताना है। और संसद के द्विसदनीय रूप में इसकी भूमिका का उल्लेख करना है कि संसद को जो द्विसदनीय बनाया गया है उसमें राज्यसभा कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसके बारे में आपको पूछा गया है यहाँ पर। अब मुझे बताइएगा एक चीज़, जितना टॉपिक आपने देखा इस
इसमें से स्टैटिक कितने हैं और कितने सारे ऐसे टॉपिक हैं जो करंट अफेयर से डायरेक्टली पूछे गए हैं। आप अगर एक चीज़ देखेंगे तो हर सवाल में आपको क्या है, एक ऑप्शन भी दिया गया। अगर आप क्षेत्रीय परिषद नहीं लिखना चाहते हैं तो चुनाव आयोग जाति आधारित चीज़ें लिख सकते हैं। और अगला क्या है, अगला देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ दिया हुआ है, तीसरे सवाल में भी 2 ऑप्शन आपसे दिया हुआ रहता है कि किसी एक के बारे में आप लिखिए। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पर आपको सवाल पर्याप्त मिलेंगे, लेकिन शॉर्ट आंसर में आपके पास कोई विकल्प नहीं होता, ये सारे के सारे आपको वहाँ पर हल करने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप चलते हैं टॉपिक की तरफ। में दिखाता हूँ, मैं टॉपिक एक एक करके डिस्कस करूँगा। देखिए 3 सेक्शन होते हैं GS2 के पेपर में, आप जब जाएंगे तो 3 सेक्शन आपको दिखेगा। पहला होता है पॉलिटी का सेक्शन, बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आसान। कंपेयर करें किससे, तो दूसरे और तीसरे सेक्शन से। तो पहला जो सेक्शन होता है वो काफ़ी आसान होता है आपके लिए, ओके। अगला आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का टॉपिक होता है दूसरे सेक्शन में, जिसमें भी काफ़ी अच्छे सवाल बनते हैं और शॉर्ट आंसर तो काफ़ी परेशान करेगा आपको उसमें। साइंस एंड टेक का और इकोलॉजी, कई बार इसमें टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से संबंधित सवाल ही पूछ लिया जाता है, ये तीसरा सेक्शन होता है। या इसमें मैं थोड़ा सा और आपको बताऊँ तो ये साइंस एंड टेक की जगह पर मैं आपको ये बताऊँ कि कई बार इसमें बिहार की योजनाएँ, ई गवर्नेंस जो होता है, इन सब से जुड़ी हुई मुद्दे भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और बिहार ने कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक रूप से चीज़ों को बढ़ावा दिया है, बिहार सरकार ई शासन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से काम कर रही है, इन सब से जुड़े हुए मुद्दे भी सेक्शन 3 में पूछे जाते हैं। मैं आपको क्या बोलूँगा कि हमेशा सेक्शन 1 को सबसे ज़्यादा मजबूत रखिएगा, क्योंकि सेक्शन 2 और 3 में कुछ न कुछ ऐसे सवाल ज़रूर होंगे जिसमें आप फंस सकते हैं। सेक्शन 1 जो होगा ये थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे, करंट अफेयर डिटेल में पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसके सारे एस्पेक्ट को कवर कर सकते हैं। सेक्शन 2 और सेक्शन 3 को संपूर्ण रूपेण 100% कवर करना कठिन होता है तुलनात्मक रूप से, कंपेयर करें सेक्शन 1 से तो, ओके। क्योंकि कुछ सवाल उसमें ऐसे ज़रूर होते हैं जो आपको नहीं आ रहे होंगे और जिसका आपको आइडिया नहीं लगेगा। जैसे पिछली बार ही एक सवाल पूछा गया था, क्या एक सवाल पिछली बार पूछा गया था इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में। बेहद आसान टॉपिक है ये, IOD, लेकिन NCERT में भी दिया हुआ है, जहाँ भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहाँ पर ये दिया हुआ है। और पिछले साल चर्चा में भी था IOD, इंडियन ओशन डाइपोल, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आप इसमें कुछ नहीं लिख सकते, एक अक्षर नहीं लिख सकते हैं आप इसमें, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट इसका बताना पड़ेगा कि इंडियन ओशन में डाइपोल बनता कैसे है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेक्शन 1 को आपको सबसे अच्छे से तैयार करना है, सेक्शन 2 और 3 पर भी खूब अच्छे से काम करना है, लेकिन सेक्शन 1 क्या करेगा, आपको थोड़ी सी श्योरिटी देगा कि आप पढ़ कर जाएंगे तो वहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं, ओके। चलिए देखते हैं इसके सिलेबस को। सिलेबस बोल रहा हूँ, पहले सोर्स देख लेते हैं कौन कौन सा होना चाहिए। सबसे मुख्य सोर्स होगा आपका करंट अफेयर, वो जो विजन IAS का मैंने बताया हुआ है, ये आप जरूर कीजिएगा। इसका राज्य व्यवस्था पहला ही इसका टॉपिक रहता है, पॉलिटी। इस मैगजीन का पहला ही रहता है पॉलिटी या गवर्नेंस। ये काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करेगा, काफ़ी ज़्यादा का मतलब अगर 6 महीने का आप इसको अच्छे से कवर करके जाते हैं, 6 मंथ का मेंस के लिए हमेशा 6 मंथ का करना चाहिए। जैसे 69 का मेंस अगर दिसंबर में है तो आप मई जून से शुरू कीजिए इस मैगजीन को पढ़ना, और दिसंबर में अगर आपका एग्जाम है तो उसमें तो अक्टूबर तक ही आता है, तो नवंबर का आप कहीं और से सोर्स से लेकर पढ़ सकते हैं। जैसे दृष्टि का ले लिया, वैसे उसमें भी पुराना मैगजीन ही रहता है। और नवंबर का आप न्यूज़पेपर से तैयार कर सकते हैं, या तो आप करंट अफेयर खुद से पढ़ सकते हैं नवंबर का, लेकिन उसको 6 महीने को अगर पढ़ के जाते हैं तो एक भी टॉपिक आपका करंट अफेयर में नहीं छूटेगा। हाँ, बिहार स्पेशल कुछ ऐसे टॉपिक जरूर होंगे जो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए भी मैं सोर्स बताऊंगा। तो अगर बुक की बात करें तो सबसे पहला बुक तो यही हो गया, 6 मंथ का कम से कम पढ़िएगा। और किसका क्वेश्चन हल करना है आपको, तो UPSC प्रीवियस ईयर, UPPSC प्रीवियस ईयर पॉलिटी का, और BPSC में जो प्रीवियस ईयर पूछा गया, जैसे जाति आधारित जो सवाल था, या रीजनल काउंसिल जो था, रीजनल काउंसिल जो अभी मैंने दिखाया आपको, या जो कास्ट आधारित सवाल था, आपको पता होना चाहिए कि ये 64वीं 65वीं BPSC में भी इसी तरह के सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। सेकुलरिज्म संबंधी जो सवाल आपको दिखा है अभी, गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता, आपको ये पता होना चाहिए कि 65वीं BPSC में शायद था, या 66वीं में हिंदुत्व पर आधारित सवाल पूछे गए हैं। तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि BPSC प्रीवियस ईयर, UPSC प्रीवियस ईयर और UPPSC प्रीवियस ईयर को जरूर कवर करना है। कहीं से भी कवर कीजिए, ऑनलाइन सर्च कर लिए, कृपया करके मुझसे सोर्स ना पूछें, खुद से देखिए कि कहाँ से कवर कर सकते हैं, मार्केट में जाकर पता कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्च कीजिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इकट्ठा कीजिए और उसको हल कीजिए। हल नहीं करना है तो कम से कम क्वेश्चन को देखिए बार बार बैठकर किस प्रकार से पूछे जाते हैं। कॉपी पेस्ट होते हैं मैक्सिमम सवाल आपके प्रीवियस ईयर के, UPSC, UPPSC और BPSC के सवाल से, ओके। उसमें करंट का जरूर चीज़ें जोड़ दी जाती, बाकी कॉपी पेस्ट रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक की अगर बात करें तो लक्ष्मीकांत का बुक बेस्ट होता है, आप इसको पढ़िए। इसमें मेंस के टॉपिक कई बार पीछे भी रहते हैं, लेकिन उसमें मैं टॉपिक आपको बताऊंगा तो उसको आप कवर कर सकते हैं। KVC नैनो का मेंस आता है, या दृष्टि IAS BPSC मेंस जो GS1 GS2 की एक ही बुक आती है,
GS1 GS2 की एक ही बुक आती है, आप उसको कवर कर सकते हैं, या KBC नैनो का जो मेंस का बुक आता है उसको आप कवर कर सकते हैं। इन दोनों से किसी एक को ही लीजिएगा। उसमें बिहार स्पेशल के बिहार स्पेशल जैसे गवर्नर से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे कास्ट से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे बिहार के पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई चीज़ें, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जो बिहार का गवर्नेंस है वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा, उसको वहाँ से कवर कर सकते हैं आप। उससे बाहर के सवाल नहीं पूछे जाते हैं सामान्य तौर पर। बिहार के पॉलिटिक्स किस प्रकार से बदली है, बिहार में कौन कौन से चेंजेज हुए हैं, पिछले दशक की पॉलिटिक्स क्या थी, इस दशक की क्या है, ये सब चीज़ें आपको खुद से भी एनालाइज करना पड़ेगा। किताब में ये सारे कंटेंट आपको नहीं मिलते हैं। इन सबसे चीज़ें जो है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, और करंट अफेयर का जो आंसर राइटिंग करवाऊँगा उसमें भी आपको कवर करवा दूँगा। ओके, चलिए, ये हो गया आपका सोर्स। इससे बाहर मत रखिएगा, यही केवल सोर्स रखिएगा, इसके बाहर का सोर्स मत रखिएगा। GS1 के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके बाहर का। ओके, बाकी डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन में, करंट अफेयर डिस्कशन में, आर्टिकल डिस्कशन में मैं आपको ढेर सारे टॉपिक कवर करवाऊंगा GS और करंट के, तो उसको आपको चिंता नहीं करना है उसके लिए। चलिए अब पढ़ते हैं, देखते कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है। पहला टॉपिक है भारतीय संघ, संघवाद, फेडरलिज्म से जुड़ी हुई चीज़ें। भारतीय संघ है क्या, किस प्रकार से संघ काम करता है, कौन से ऐसे एक्ट और कानून हैं जो संघवाद को मजबूत करते हैं, संघवाद होता क्या है, इंदिरा गांधी जी के ज़माने में कौन सा संघवाद था, और नेहरू जी के ज़माने में कौन सा संघवाद था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में कौन सा संघवाद था, और जो हमारे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी उनके ज़माने में कौन सा संघवाद का प्रतिरूप आपको दिखता है। क्या संघवाद कमज़ोर किन किन चीज़ों से होती है, संघवाद मजबूत किन किन चीज़ों से होता है। जैसे मजबूत होता है नीति आयोग के बनाने से संघवाद, और किससे होता है, तो GST काउंसिल के बनाने से संघवाद मजबूत होता है। और संघवाद कमज़ोर किससे होता था, तो योजना आयोग के द्वारा संघवाद को कमज़ोर किया जाता था। जो योजना आयोग के द्वारा 15 में ख़त्म किया गया, किसके द्वारा, तो मोदी जी के गवर्नमेंट के द्वारा ख़त्म किया गया था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। संघवाद होता क्या है, तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियाँ जितनी उदार तरीके से बंटवारा होंगी तो वो होगा संघवाद को बढ़ावा देना। और केंद्र और राज्य के बीच में जब शक्तियाँ को कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी, जब राज्य को कमज़ोर करके केंद्र को ज़्यादा प्रभुत्व दी जाएगी, तो वो क्या करेगा, संघवाद को कमज़ोर करेगा। बस यही होता है। इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट, इससे जुड़े हुए फैक्ट, इससे जुड़े हुए टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला टॉपिक है आपका मूल अधिकार और DPSP। ये हर साल एक सवाल आपको श्योर करके देता है, लॉन्ग फॉर्मेट या शॉर्ट फॉर्मेट में। एक सवाल की श्योरिटी जब मैं कह रहा हूँ तो श्योरिटी होती है, लेकिन ये डायरेक्टली कभी नहीं पूछा जाता है आपसे कि मूल अधिकार के बारे में बताइए। जैसे अभी जो चर्चा में है कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो समलैंगिक विवाह अभी चर्चा में है और महिला आरक्षण चर्चा में है। इससे जुड़ी हुई चीज़ें आपसे डायरेक्टली पूछी जाती है मूल अधिकार से जोड़ के कि क्या है ये, और समलैंगिकता का मूल अधिकार से क्या संबंध हो सकता है, और महिला आरक्षण का क्या संबंध हो सकता है, या महिला आरक्षण क्या DPSP की पूर्ति करता है, या महिला आरक्षण क्या हमारे संविधान को क्या किस तरह से प्रभावित करता है, मूल अधिकार को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो इस तरह से जुड़ी हुई चीज़ें आपको करंट अफेयर से जोड़कर पूछी जाएंगी। जैसे राइट टू प्राइवेसी चर्चा में रहता है, या अभी जैसे एक और मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, एबॉर्शन का मुद्दा जो चल रहा था, तो उससे जुड़े हुए एक्ट वगैरह भी पूछे जाते हैं आपसे। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। या जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो न्यूनतम मजदूरी है उसको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है, समान नागरिक संहिता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद से आर्टिकल 50 जो है, आर्टिकल 50 किसकी बात करता है DPSP में, तो ये शक्तियों के बंटवारा की बात करता है संपूर्ण रूप से किसके किसके बीच में। तो जो हमारा न्यायपालिका है वो अलग होगा किससे, तो विधायिका और कार्यपालिका से संपूर्ण रूपेण अलग होगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आर्टिकल 50 का आज के दिनों में उल्लंघन आपको देखने को मिलता है। क्या भारत सरकार कोशिश कर रही है कि न्यायपालिका में जो नियुक्तियाँ होती हैं उसमें हमारा अधिकार हो। NJSC जैसी चीज़ों को जो रद्द किया गया था उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो DPSP और मूल अधिकार, इसको न केवल याद करना है बल्कि इसको समझना है। इसके जुड़ी हुई चीज़ों को आपको जोड़ जोड़ कर लिखना होगा। मैंने पहले ही बताया कि पॉलिटी में पढ़ने से ज़्यादा क्या चाहिए होता है, मैच्योरिटी होता है। लिखने का एक मैच्योरिटी और एक होता है समझने का मैच्योरिटी। ये कैसे डेवलप होगा, तो चीज़ें पढ़ पढ़ के आप जोड़ना सीख जाएंगे तब डेवलप हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियाँ राज्य में भी और केंद्र में भी, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे अभी अभी मुद्दा जो चल रहा है विवाद में वो क्या है कि केरल के जो राज्यपाल हैं, केरल के राज्यपाल हैं और तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं, इन पर आरोप लगा कि ये क्या करते हैं, अपने पास जो विधेयक होता है उसको रोक कर रख लेते हैं, आगे बढ़ाते ही नहीं हैं। मतलब कि विधेयक पर कोई फैसला लेते ही नहीं है। और आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय के पास हर चीज़ के लिए शक्तियाँ होती हैं और उन पर बाध्यकारी होती है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ उन पर बाध्यकारी नहीं होता है। क्या, कि किसी विधेयक पर कितने दिन में फैसला लेंगे ये नहीं बताया गया है कहीं भी संविधान में। तो इसका मिसयूज भी होता है कई बार, और राष्ट्रपति महोदय भी कर सकते हैं इसका मिसयूज और राज्यपाल महोदय भी कर सकते हैं।
इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं और किस प्रकार से ये राज्य और केंद्र के बीच में संबंधों को खराब करने में योगदान देती हैं। आपको पता होना चाहिए कि जैसे केरल राज्य में अभी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, केरल की राज्य सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट आ गई है और उसने सुप्रीम कोर्ट में रेट डाला है कि केरल के राज्यपाल जो हैं वो फैसला नहीं ले रहे हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। चुनाव और पार्टियां, इनसे जुड़े हुए सवाल अधिकांश पूछे जाते हैं। क्षेत्रीय पार्टियां क्या करती हैं, उनका योगदान क्या है भारत की राजनीति में, क्या सकारात्मक योगदान है, क्या नकारात्मक योगदान है, इससे जुड़ी हुई चीज़ें पूछी जाएंगी। और चुनाव जो है वो चुनाव में परिवर्तन कोई हुआ है, चुनाव सुधार लागू किया गया है, या फिर जैसे अभी इंडिया गठबंधन बना है, तो इससे पहले कब भारत में इस तरह के गठबंधन बनी थी कि सारी विपक्षी पार्टियां एक हो गई थी। तो आपको पता होगा जनता पार्टी की सरकार जो बनी थी मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी जी के आपातकाल के बाद, तो उस समय भी इस तरह की चीज़ें हुई थी। तो उसका भारतीय संघ पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उससे संघवाद की भावना मजबूत होती है, कमज़ोर होती है, क्या लोकतंत्र मजबूत होता है, कमज़ोर होता है, इस पर जरूर पॉइंट लिखकर सोचकर पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक आपका केंद्र राज्य संबंध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने राज्यपाल की जो चीज़ें चर्चा की वो इसको भी इफेक्ट करता है, हमेशा करंट अफेयर में चर्चा में रहता है। इससे जुड़े हुए आर्टिकल, कब कौन से संबंध अच्छे हुए हैं, कब कौन से संबंध बिगड़ते हैं, क्या राज्यों की मांग रही है हमेशा से, क्या केंद्र सरकार का अपना मांग रहा है, इनसे जुड़ी हुई चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। प्रस्तावना, प्रियम्बल में जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। इनसे जुड़े हुए वाद विवाद, इनसे जुड़े हुए केस, इनसे जुड़े हुए संशोधन आपसे पूछे जाएंगे। अगला है पंचायत और नगर पालिका। पंचायत जो है बिहार के एस्पेक्ट में ज़्यादा पूछा जाता है कि बिहार पंचायतों को कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई हैं, कौन कौन से सुधार किए जा सकते हैं, कौन कौन से उनके सामने चुनौतियाँ हैं और राज्य सरकार क्या क्या कर रही है पंचायतों के लिए। तो ये आप जरूर पढ़ कर जाइएगा। नगर पालिका संबंधित ऐसी भी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जैसे अभी मैंने किसकी चीज़ की चर्चा की, तो एबॉर्शन बिल की चर्चा की, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में था। सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा आया था, मैंने आपको डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में पढ़ाया भी था। इसी तरह से कोई हाई कोर्ट का भी अगर कोई मुकदमा चर्चा में है, हाईलाइट में है, तो वहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां, लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर के कृत्य, ये भी आपसे पूछे जा सकते। कृत्य का तात्पर्य है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो स्पीकर हैं वो कौन कौन से काम ऐसे कर रहे हैं जिसके कारण से वो चर्चा में है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा की अगर बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को किसने, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जो एकनाथ शिंदे हैं उनके आप दल बदल संबंधी उन पर जो कानून लगाया गया है उससे जुड़े हुए फैसले जितना जल्दी ले सकते हैं ले लीजिए, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। तो अब दल बदल से जुड़ी हुई चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट हो गया। वो है मुद्दा किससे जुड़ा हुआ, तो स्पीकर के कार्य और शक्तियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन आपसे भी वो पूछा जा सकता है। ओके, संवैधानिक संस्था, जैसे संवैधानिक संस्था है, जैसे चुनाव आयोग है, ये पूछा जा सकता है। जैसे यूपीएससी है, इससे जुड़ी हुई चीज़ें पूछे जा सकती हैं। जैसे कोई और संस्था है, विधि आयोग, कौन सा आयोग है एक अपना, तो वित्त आयोग है। वित्त आयोग के समक्ष कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्या वित्त आयोग जो है ये केंद्र सरकार के एक एजेंट के तौर पर क्या काम कर रहा है, क्या वित्त आयोग राज्यों को उनकी भूमिका के बारे में, उनके जगह को क्या बोलते हैं, राज्यों की आवाज़ को सही ढंग से नहीं उठा पा रही है क्या, तो इनसे जुड़ी हुई चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। जो मैंने आपको बताया है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे टॉपिक। इसके अलावा आपको केवल और केवल एक चीज़ कवर करना है, वो क्या है, तो है करंट। पॉलिटी में GS1 को अगर आपको तैयार करना हो तो 90% हिस्सा आपका करंट ही होगा, 10% हिस्सा ही आपका स्टैटिक पोर्शन होगा। ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। अगर आपने करंट अफेयर को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो ऑलरेडी तैयार हो जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत आपको कभी भी नहीं आएगी। ओके, और करंट अफेयर के लिए तो मैंने ऊपर बताया ही आपको कि मंथली मैगजीन आपको पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने बताया हुआ है। और क्या पढ़ना है, तो बस केवल और केवल न्यूज़पेपर डिस्कशन को रोज़ फॉलो कीजिए। और करंट अफेयर पॉलिटी तो मैं कुछ जल्द ही शुरू कर दूंगा, दिवाली से पहले ही शुरू करने की मैं सोच रहा हूँ, तो वो भी मैं आपको स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ाऊंगा। इतना कीजिए, इतना ज़्यादा डिकोड करके कोई भी नहीं समझाता है, मैंने समझाया है, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा और शेयर कर दीजिएगा जिनको भी दिक्कत आ रही है उनको। और मुझसे कुछ पूछना होता है तो ID रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक देखिएगा, बहुत सारे रहते हैं, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर राइटिंग, पॉलिटिक आंसर राइटिंग अगर आपने नहीं किया तो ये सारा पढ़ना आपका बेकार जाएगा, क्योंकि बार बार मैं तब से यूज़ कर रहा हूँ क्या, मैच्योरिटी। एक मैच्योरिटी नहीं होगी आंसर राइटिंग में। कुछ बच्चों ने आंसर भेजे थे उनके BPSC के लिखे हुए, मेंस में जो उन्होंने लिखा है, इतना इमेच्योर आंसर लिखा है BPSC पॉलिटी में, खास तौर से उनका अंक कटना तय था। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको नहीं करनी है तो आंसर राइटिंग से जुड़िए, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे मैच्योर और समझ वाली आंसर राइटिंग की जाती है। पॉलिटी में कुछ दिन पहले ही मैंने एक सवाल दिया था कि क्या जो आपका चुनावी बॉन्ड है, क्या ये हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहा है। बच्चों ने उसमें आंसर लिखे, लेकिन बच्चों जैसे ही लिखे, जब उन्होंने लिखा तो सीधे सीधे आलोचना कर रही थी कि हाँ कमज़ोर करता है। नहीं करना है ये चीज़,
सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला नहीं आया है, भारत सरकार ने उसको चालू रखा हुआ है। तो सरकार कोई चीज़ को चालू रख रही है तो वो असंवैधानिक कैसे हो सकता है? उसके पक्ष और विपक्ष जरूर हो सकते हैं, चुनौतियाँ जरूर हो सकती है उसमें। अलग अलग आरबीआई ने भी उस पर सवाल उठाए हैं, विधि आयोग ने जो आपका अलग अलग सुधारों के लिए आयोग बना उसने भी वो सवाल उठाए, चुनाव आयोग ने भी सवाल उठाया है, एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है उसने भी सवाल उठाया है। आपको उनके पक्ष को जरूर रख देना है, लेकिन अंत में कंक्लूड कैसे करना है कि ये हमारे जो चुनाव प्रणाली है उसको कमज़ोर नहीं कर रहा है। पहले भी इससे भी गंदी चुनाव प्रणाली थी हमारी, इससे भी गंदी फंडिंग की व्यवस्था थी, तो उसको कुछ न कुछ तो सुधारने की कोशिश ज़रूर की है, लीगलाइज करने की कोशिश तो ज़रूर की है, संस्थागत करने की कोशिश ज़रूर की है। हाँ, इसमें कुछ खामियां हैं जिसको भी निपटने की कोशिश की जानी चाहिए। इस प्रकार से एंड किया जाता है, सीधे सीधे बच्चों ने फैसला सुना दे, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, जागरूक करना चाहिए नागरिकों को कि इसमें चंदा ना दें। इस तरह की चीज़ें जब आप क्रांतिकारी लिखते हैं तो आपके अंक कटने तय हो जाते हैं। तो इसको सुधार करना है तो आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा मैच्योरिटी के साथ। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा, मैंने कोशिश की है तो आपको मदद ज़रूर मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।